सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 1 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे फार्मास्यूटिकल यूनिट है एक हैदराबाद के पास में, उसमें ब्लास्ट हो गया जिसकी वजह से 17 लोग की जान चली गई। तो अब ये ब्लास्ट हुआ किस वजह से, ये बोलते हैं कि एयर हैंडलिंग जो लाइन होती है उसमें प्रेशर बिल्डअप हो गया और उसकी वजह से जो है ये ब्लास्ट हुआ है। तो एयर हैंडलिंग लाइन होता क्या है, ये एक पाइपलाइन सिस्टम होता है जो कि बेसिकली फैक्ट्री के अंदर हवा एयर को सर्कुलेट कराता है ताकि जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो या डस्ट है उसको कंट्रोल किया जा सके, है ना। और तो ये इसमें फैक्ट्री में केमिकल कौन सा बन रहा था, माइक्रो क्रिस्टलाइन जो है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेलुलोज बना रहे थे, है ना। और जो बनाया जा रहा था, जो टैबलेट्स और जो कॉस्मेटिक्स हैं और जो फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है जिसका, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली क्लैरिफाइज ऑन रूल्स फॉर इंटेंसिव रिवीजन ऑफ बिहार इलेक्टोरल रूल्स। तो बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, है ना। तो इसमें जो 2003 की जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन अपलोड कर दिया है। और जो भी लोग 1987 के बाद जो पैदा हुए हैं उनके पेरेंट्स का नाम अगर 2003 की वोटर लिस्ट में आता है तो उनको अपने पेरेंट्स का जो है प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिर्फ 2003 में जो है इलेक्टोरल रोल का जो है एक्सट्रैक्ट काफ़ी होगा, है ना। और 60% वोटर्स को अब जो है डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं, बस 2003 के जो वोटर लिस्ट है अपने पेरेंट का नाम वेरीफाई कराना होगा। और जिनका इसमें लिस्ट में नाम नहीं है और अगर पेरेंट्स का नाम इसमें नहीं है तो फिर 2000 ऐसे केसेस में सिर्फ जो है वो अपने खुद के जो है कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट देना होगा और डॉक्यूमेंट और पेरेंट्स का नहीं देना होगा, ठीक है, पेरेंट्स का नहीं देना होगा। और डॉक्यूमेंट्स और उनको एक बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना पड़ेगा, ठीक है। और तो ये जो लिस्ट है बेसिकली हार्ड कॉपी में अवेलेबल रहेगी जो है वो बूथ लेवल ऑफिसर के पास, प्लस ऑनलाइन भी इसको अपलोड कर दिया गया है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे नॉट ऑफरिंग ईरान एनीथिंग नॉट स्पीकिंग टू देम ट्रम्प। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वो ईरान से कोई बात नहीं कर रहे हैं और ना कोई ऑफ़र दे रहे हैं, है ना। ट्रम्प ने क्लेम किया कि हमने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टोटली ऑब्लिटरेट या नष्ट कर दिया है, जो कि कौन सी हैं, इस्फहान, नतान्ज और फॉर्डो। जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ ईरान की उसको यूएस के प्रेसिडेंट बोले उसको पूरी तरह से तबाह कर चुके हैं। और ईरान के जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने बोला कि जब तक अमेरिका फ्यूचर स्ट्राइक से इनकार नहीं करता तब तक कोई पॉसिबल टॉक्स नहीं होंगे। और यूएस ने बताया कि वो नेगोशिएटर टेबल पर लौटना चाहते हैं लेकिन ईरान जो है वो शक में है ना। और तो ये एक्शन जो है इसराइल के जो ईरान पर अटैक्स के बाद हुआ है, जब ईरान और यूएस न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर टॉक पे थे। तो ईरान क्या चाहता है, ईरान चाहता है कि यूएस क्लियर कमिटमेंट दे कि फ्यूचर में कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, तभी डिप्लोमेटिक टॉक्स जो है वापस से शुरू हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ पाइवोटल से हेल्प सेफगार्ड डेमोक्रेसी इन हिमाचल प्रदेश सुक्खू। तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, बेसिकली एंटी डिफेक्शन लॉ एक जो है एक जिसमें एक सिस्टम है जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे एमएलए या एमपी हो गए, है ना, उनको पार्टी बदलने से रोकता है ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। और ये 10th शेड्यूल से इंट्रोड्यूस किया गया था 52nd अमेंडमेंट से, ठीक है। तो अगर कोई अब कैसे डिस्क्वालीफाई हो सकता है कोई भी एमपी या एमएलए, अगर अपनी पार्टी के विप के ख़िलाफ़ जाके वोट करता है तो, या फिर वॉलेंट्रीली जो है वो वॉलेंट्रीली जो है पार्टी छोड़ देता है, तो या किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, अनदर पार्टी, है ना, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और अगर कोई इंडिपेंडेंट अगर एमपी है, इंडिपेंडेंट एमपी, है ना, वो जो है अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है अगर, है ना, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर कोई नॉमिनेटेड एमपी या एमएलए है तो उसे 6 महीने के अंदर अगर आप कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद जो है अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और एक्सेप्शन होता है कि अगर जो है 2/3 ऑफ द मेंबर्स जो है पॉलिटिकल पार्टी के साथ एक साथ स्प्लिट कर जाएं, है ना, तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाता है। और ये डिसीज़न कौन लेता है, डिसीज़न बेसिकली स्पीकर लेते हैं लोकसभा में, ठीक है, और चेयरमैन लेते हैं कहाँ पे, राज्यसभा में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे अमरावती टू हैव ऑपरेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग सेंटर बाय जनवरी 1 नायडू। तो सीएम जो चंद्रबाबू नायडू है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने अनाउंस किया कि क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो सेंटर बनेगा अमरावती में 1 जनवरी 2026 से ऑपरेशनल होगा, है ना। तो उसको बेसिकली सिलिकॉन वैली की तरह क्वांटम वैली बनाने का गोल है इनका। और इसमें जो प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हैं वो IBM, TCS और लार्सन एंड टर्बो है ना। और तो बेसिकली जो है 100 रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस डेवलप करने का टारगेट है इनका,
और जल्दी ही 100% जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो एक्सेसिबल कराई जाएंगी। तो क्वांटम कंप्यूटिंग होता क्या है बेसिकली ये बता देता हूँ कि नॉर्मल कंप्यूटिंग और क्वांटम कंप्यूटिंग में जो है वो फ़र्क क्या होता है। तो जो नॉर्मल कंप्यूटिंग होता है वो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको प्रोसेस करता है ज़ीरो के फॉर्म में या वन के फॉर्म में, जिनको बिट्स बोलते हैं। ठीक है, जो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या करता है, ये जो है क्यूबिट्स के फॉर्म में लेता है। यानी इसकी एक बार की स्टेट ज़ीरो हो सकती है या वन हो सकती है, लेकिन इसकी एक बार की स्टेट या ज़ीरो या वन दोनों हो सकती है ना। और अगर ये जो है एक टाइम पे दोनों अगर स्टेट है तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन, है ना, सुपर इम्पोजिशन। और ये एक साथ दोनों से जुड़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, एंटेंगलमेंट। ठीक है, तो ये सब इस वजह से क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई सारे जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ही तेज़ होते हैं। तो इसके कुछ एप्लीकेशंस बताते हैं कि किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। ये बेसिकली यूज़ हो सकता है कैंसर ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, कैंसर ड्रग डिस्कवरी में, वेदर प्रेडिक्शन में, है ना, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग में, फाइनेंशियल मार्केट मॉडलिंग में। तो ये सब चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है ना। जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे, बिहार हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलन बिहाइंड इन रजिस्टरिंग बर्थ रिपोर्ट शोज़। तो 2000 में बेसिकली 2000s में बिहार का जो बर्थ रेट है वो लगभग 3.7% था, जो कि नेशनल एवरेज कितना था उस टाइम पे 56.2% था, है ना, जो कि धीरे धीरे बढ़ा लेकिन फिर भी बहुत कम रहा। तो बोलते हैं कि अगर बिहार और यूपी का बर्थ रेट जो है वो हटा दिया जाए, बिहार और यूपी का बर्थ रजिस्ट्रेशन हटा दिया जाए, तो जो है जो नेशनल है वो 78.3% था पूरा, है ना, 2005 में रजिस्ट्रेशन रेट, है ना। और करंट इश्यूज़ क्या हैं कि अब भी लगभग 10% जो बर्थ रजिस्टर नहीं होते हैं जो है बिहार में। और तो अभी बेसिकली क्या है, मार्च 2024 में जो है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने उन्होंने बोला कि बर्थ और जो डेथ्स होंगी उनको 21 दिन के अंदर जो है वो रिपोर्ट करना ज़रूरी होगा। अगर नहीं करता है तो वो लॉ का वायलेशन रहेगा। और बिहार में बेसिकली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का। तो जो लोग भी 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए हैं, है ना, उनको अपना बर्थ सर्टिफिकेट और पेरेंट्स का डॉक्यूमेंट देने पड़ रहे हैं, है ना। और तो बेसिकली अब अपडेट क्या है कि 1 अक्टूबर 2023 से, तो अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़ थी कि जितने भी नए बर्थ होंगे उनको डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट जो है देना मैंडेटरी होगा। किसी भी स्कूल एडमिशन में वो यूज़ होगा, वोटर लिस्ट में इंक्लूड होगा, है ना, एज़ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, है ना। तो अभी क्या है बेसिकली बिहार ने 71% जो डेथ्स हैं वो 21 दिन के अंदर रजिस्टर किए, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है, पाकिस्तान कॉल्स अपॉन इंडिया टू रिस्टोर इंडस वाटर ट्रीटी। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन की गई थी और ब्रोकर किया था किसने, वर्ल्ड बैंक ने। और ये डील करता है जो शेयरिंग ऑफ वाटर है, जो इंडस रिवर सिस्टम, उसका कैसे वाटर शेयरिंग होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, है ना। तो अब इसमें है क्या, बेसिकली न्यूज़ कि पाकिस्तान ने कहा है कि इंडिया ने मई 2024 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद जो है ट्रीटी की नॉर्मल फंक्शनिंग रोक दी। और फिर उसके बाद में जून 2027 में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक सप्लीमेंटल अवार्ड आया, जिससे पाकिस्तान का कहना है कि ट्रीटी अब भी वैलिड और ऑपरेशनल है। तो पाकिस्तान ने इंडिया से अपील की कि ट्रीटी को नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन रिज्यूम किया जाए। तो इंडिया का रिस्पॉन्स क्या है कि जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स है उसको हम कभी रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। और जो किशनगंगा और जो राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ना, किशनगंगा और जो राटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके डिज़ाइन पर बेसिकली पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन उठाया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने उसको रिजेक्ट किया। और करंट सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि इंटरनेशनल रूलिंग के बाद इंडिया को ट्रीटी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इंडिया कहता है कि ये इशू बायलैटरल है और आर्बिट्रेशन का फैसला बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे, इंडिया फास्ट ट्रैक्स 52 सैटेलाइट्स फॉर प्रिसीजन सर्विलेंस फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है इंडियन फोर्सेस को रियलाइज़ हुआ कि ज़्यादा प्रिसीजन सैटेलाइट सिस्टम सर्विलेंस की ज़रूरत है। इसके बाद यूनियन गवर्नमेंट ने 52 सर्विलेंस सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्लान जो है वो फास्ट ट्रैक कर दिया है। और अक्टूबर 2023 में जो है कैबिनेट कमेटी ने जो है $3.2 बिलियन का जो है प्रोग्राम लॉन्च किया है ना। और जिसमें जो नए सैटेलाइट्स होंगे AI पावर्ड होंगे और स्मार्ट डिसीजन मेकिंग होगा, रियल टाइम थ्रेट डिटेक्शन होगा, है ना। और 2026 तक में जो है पहली सैटेलाइट लॉन्च होने की उम्मीद है। और ये सब बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैटेलाइट जैसे कार्टोसैट है ना, और रीसैट है, इन सब के जो है जो ड्रोन और मिसाइल मूवमेंट को ट्रैक किया इन्होंने, बेसिकली पाकिस्तान की रियल टाइम स्ट्राइक इम्पैक्ट कंफर्म किया, मिलिट्री एसेट्स को सेफ बनाए रखा, है ना। तो ये सब हेल्प किया। तो अब ये जिसको फोकस रहेगा वो बेसिकली चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे रहेगा।
इन सैटेलाइट्स का और इंडियन ओशियन रीजन पे रहेगा, ताकि सेल्फ रिलायंस अपनी बढ़े और जो दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंसी है वो भी कम हो, है ना। नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली आर्मी चीफ एम्बार्क्स ऑन 4-day विजिट टू भूटान। तो इंडिया के आर्मी चीफ जो है वो भूटान जा रहे हैं 4 दिन के ऑफिशियल विजिट पे, ताकि जो डिफेंस कॉपरेशन है उसको इंक्रीज़ किया जा सके, है ना। और सिग्निफिकेंस ये है कि दिखाता है इंडिया भूटान के बीच एक टाइम टेस्टेड मिलिट्री पार्टनरशिप और जो डिफेंस डिप्लोमेसी है ये इसका एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली चाइना सेज बॉर्डर डिस्प्यूट्स विद इंडिया कॉम्प्लिकेटेड रेडी फॉर डीलिमिटेशन टॉक्स। और चाइना के बीच में एक बाउंड्री डिस्प्यूट है और वो कॉम्प्लेक्स है और उसका सॉल्यूशन टाइम लगेगा, ऐसा चाइना ने कहा। और लेकिन जो है दोनों देश जो है डीलिमिटेशन के लिए यानी बॉर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए तैयार हैं। और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, जो चाइना के जो वहाँ डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बेसिकली राजनाथ सिंह ने जो प्रपोज़ किया एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप, जो कि प्रपोज़ किया बॉर्डर डिमार्केशन में जो डिमार्केशन मैकेनिज़्म उसको रिवाइव करने के लिए। और चाइना का रिस्पॉन्स है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज़्म ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना। चाइना इंडिया के साथ बॉर्डर को पीसफुली और स्टेबल रखने के लिए कम्युनिकेशन जारी रखना चाहता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली ये है कि बॉर्डर जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्लेक्स है, टाइम लगेगा, और चाइना कह रहा है हम टॉक्स और कॉपरेशन के लिए कमिटेड हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे पीएम मोदी 5 नेशन टूर टू फोकस ऑन डिफेंस अफ्रीका आउटरीच मल्टीलेटरल्स। तो अभी पीएम मोदी जो है 5 नेशन टूर पे जा रहे हैं। और कौन कौन से टूर नेशंस हैं? घाना, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, है ना। तो इन सब में जो है मेन फोकस क्या रहेगा? मेन फोकस रहेगा डिफेंस कॉपरेशन पे बात करना, रेयर अर्थ मिनरल्स पे बात करना, काउंटर टेररिज्म पे, साउथ साउथ कॉपरेशन पे, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एनर्जी, इन सब पे बात करना, है ना। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम यूपीआई पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, इन सब पे बात होगी, है ना। और तो बेसिकली क्या है कि जो है अब यह ट्रिनिडाड और टोबैगो में जो है फर्स्ट पीएम लेवल विजिट होगा आफ्टर 1999, है ना। और नामीबिया के साथ जो है बेसिकली यूपीआई सिस्टम पे बात हो सकती है ना। बाकी सबके साथ जो है ये सारे इश्यूज जो है वो चर्चा में रहेंगे। नेक्स्ट जो है बेसिकली कोस्ट गार्ड कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च बाय क्वाड नेशंस। तो क्वाड नेशंस, क्वाड पहले समझ लेते हैं क्वाड क्या चीज़ है। क्वाड ग्रुप, है ना, एक स्ट्रैटेजिक जो है वो ग्रुप है जिसमें 4 कंट्रीज शामिल हैं, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये 4 नेशंस हैं और इनका जो मेन एम है वो बेसिकली फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को प्रमोट करना, मैरीटाइम सिक्योरिटी प्रमोट करना, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को सपोर्ट करना, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर, पैंडेमिक या क्लाइमेट चेंज या साइबर सिक्योरिटी है उसको चैलेंज पर मिलकर काम करना, है ना। कई बार लोग एशियन नाटो भी बोल देते हैं, लेकिन ये नॉन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। क्वाड ने बेसिकली ऑब्जर्वर एट सी मिशन लॉन्च किया है, ऑब्जर्वर एट सी, है ना, जो कि इसका मेन एम क्या है? स्ट्रेंथन करना जो मैरीटाइम कॉपरेशन है, मैरीटाइम कॉपरेशन को प्रमोट करना और प्रमोट करना फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडियन ओशियन जो पैसिफिक रीजन है, और इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाना जो मैरीटाइम फोर्सेस है उनके बीच में। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करेगा जो जॉइंट मैरीटाइम रेडीनेस और डोमेन अवेयरनेस है, और बेटर रियल टाइम कोऑर्डिनेशन देगा, कोई भी जॉइंट ऑपरेशनल स्किल्स होंगी उसमें, है ना। इंडो पैसिफिक रीजन क्या है? बेसिकली ये मान लीजिए जो है ये अफ्रीका है, ये इंडिया है और ये साउथ अमेरिका है। तो यहाँ ईस्ट अफ्रीका से लेकर वेस्टर्न साउथ अमेरिका तक ये इंडो पैसिफिक रीजन होता है पूरा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड वेस्ट इंसिनरेटेड रेजिड्यू टू बी बरीड इन फ्यू मंथ्स। तो अभी हुआ क्या है कि बेसिकली जो है जो एक इंसिडेंट हुआ था भोपाल गैस ट्रेजेडी कि बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर था, है ना। इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक टॉक्सिक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो लीक हो गई थी, जिसमें कि 5,000 से ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत हो गई थी, जिसमें और 5 लाख से ज़्यादा लोग को हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। तो उसके बाद जो है आज पहली बार जो है 337 टन्स ऑफ यूनियन कार्बाइड जो है वेस्ट जो है उसको दोबारा से जलाया गया है दूसरी एक सेफ़ जगह पे ले जाकर पीताम्बरपुर मध्य प्रदेश के प्राइवेट वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट में, है ना। तो उसी को बोलते हैं। और तो बेसिकली इसमें बताया गया वही कि कितना ऐश और कितना रेजिड्यू कलेक्ट किया गया, और ऐश और रेजिड्यू को फाइनली बरी किया गया स्पेशल लैंडफिल्स में, ताकि सॉइल और जो ग्राउंड वाटर है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, है ना। तो एक 40 साल बाद जो ये इंसिडेंट हुआ मेजर भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद जो है दिखाता है कि कितना उसके बाद साइंटिफिकली और सेफली डिस्पोज किया गया। तो मार्क कर रहा है ये बेसिकली मेजर इन्वायरमेंटल क्लीन अप माइलस्टोन, है ना। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे पलाऊ फ्लैग्ड एक शिप है MTYI चेंग 6,
उसमें फायर, उसके इंजन में फायर लग गया है ना, और टोटल इंजन फेलियर की वजह से, जो कि कहाँ से, कांडला से ओमान जा रहा था है ना। और वहीं पे फिर इंडिया का शिप आईएनएस तबार ने डिस्ट्रेस कॉल का जवाब दिया और अपने फायर फाइटिंग टीम और इक्विपमेंट से शिप भेजे है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेंट्रल लॉन्चेस वेव एक्स स्टार्टअप चैलेंज 2025। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो बेसिकली लॉन्च किया है वेव एक्स जो स्टार्टअप चैलेंज, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जो है मल्टीलिंगुअल एक ट्रांसलेशन टूल बनाना है, भाषा सेतु है ना, बनाने के लिए स्टार्टअप्स को इनवाइट किया है। और एम है रियल टाइम ट्रांसलेशन और जो वॉइस लोकलाइजेशन बनाना है, कम से कम जो है मिनिमम 12 लैंग्वेजेस में है ना। ये इनिशिएटिव जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो इंडियन लैंग्वेजेस को जो है प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आईएमडी की प्रेडिक्शन है कि जो है जुलाई में अबव नॉर्मल मानसून हो सकता है, और ज़्यादा बारिश वाले जो रहेंगे वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, ईस्टर्न मध्य प्रदेश, ईस्टर्न एमपी, विदर्भ रीजन है ना। और एल नीनो इस बार का नहीं होने की वजह से हैवी रेनफॉल एक्सपेक्ट की जा रही है ना। एल नीनो क्या होता है? एल नीनो बेसिकली जो है नॉर्मली क्या होता है, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका से जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ ट्रेड विंड्स बहते हैं, तो यहाँ पे जो है गर्म पानी इस साइड में बहता है, तो इसकी वजह से जो है हमारी साइड जो है वो बेसिकली अच्छी रेनफॉल होती है। बट वहीं पे इसकी ऑपोजिट कंडीशन हो जाए, ये ट्रेड विंड्स वीक हो जाए या फिर ऑपोजिट साइड में जाने लगे है ना, साउथ अमेरिका के साइड में, तो ऑस्ट्रेलिया से, तो फिर ये इसकी कंडीशन नेगेटिव इम्पैक्ट होती है इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के लिए, ताकि यहाँ पे सूखा पड़ता है और यहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है उस टाइम पे। तो इस बार एल नीनो नहीं है, तो इसलिए जो है ज़्यादा बारिश होने की उम्मीद है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे 683 स्पीशीज़ एडेड टू इंडियन फाउना, 433 टैक्सा टू इट्स फ्लोरा ड्यूरिंग 2025। तो टैक्सा क्या होता है? टैक्सा बेसिकली एक ग्रुप होता है जो कि यूज़ होता है किसी करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली एक या एक से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को है ना। जैसे कि इसके एग्जांपल हो सकते हैं स्पीशीज़ हो गया, जीनस हो गया, टैक्सा हो गया, फैमिली हो गया, ठीक है, ये अदर टैक्सॉन है ये सारे। 2024 में बेसिकली इंडिया ने अपने फाउना में 683 स्पीशीज़ ऐड किए, जिसमें 459 न्यू स्पीशीज़ ऐड किए हैं है ना। और सबसे ज़्यादा जो रहा है वो बेसिकली केरला के एरिया से रहा है, जिसमें कि फाउना जो है 101 फाउंड किए गए, और जो फ्लोरा है वो 58 फ्लोरा जो सबसे ज़्यादा है। और अदर एरिया जहाँ पे अच्छा फाउंड हुआ है वहाँ पे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, ये भी टॉप कंट्रीब्यूटर्स रहे। और जो टोटल 35% जो डिस्कवरी है वो बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट से हुई है, जो कि वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट के रीजन्स हैं है ना। जो नेक्स्ट है आर्टिकल बेसिकली यहाँ पे हाउ डू अनसेफ कैंसर ड्रग रीच पेशेंट्स। तो जो है ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें बोला गया लो क्वालिटी कैंसर ड्रग्स 100 से ज़्यादा देशों में जो है एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन ड्रग्स से क्वालिटी चेन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर पेशेंट तक सब इफेक्ट हो सकता है अगर प्रॉपर कंडीशन में मेंटेन ना किया जाए कैंसर ड्रग्स जो होते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क बताते हैं इसमें कि जो है सबसे बड़ा रिस्क जो है वो कंटेमिनेशन का है, कि जो है क्लीन रूम्स में अगर कम काम करते वक्त स्टाफ जो है जर्म्स वहाँ स्प्रेड हो सकते हैं। अगर रॉ मटेरियल टेस्ट ना हो या इक्विपमेंट प्रॉपर्ली क्लीन ना हो तो लाइफ सेविंग ड्रग भी डेडली बन सकता है ना। तो इसमें बेसिकली कंट्रास्ट दिखाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उसके बीच में कैसे सेफ्टी और जो प्रोविजंस है उसके लिए। तो उसमें बताते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में जो है 2 बार टेस्टिंग होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग जो साइट होती है वहाँ पे होती है, और जो एक इंपोर्ट साइट पे जहाँ से इंपोर्ट किए जाते हैं ड्रग्स वहाँ पे होती है। और जो है बेसिकली 20 पैरामीटर्स चेक किए जाते हैं और रेगुलर ऑडिट्स भी होते हैं यहाँ पे। और चैलेंजेस जैसे कि डेवलपिंग कंट्री जैसे नेपाल में बताते हैं कि यहाँ पे टेस्टिंग और जो सप्लाई चेन मॉनिटरिंग है वो काफ़ी वीक है, और रिसोर्स और एक्सपर्ट्स की भी कमी है ना। और जो है बेसिकली इसकी वजह से जो फेक या सब स्टैंडर्ड ड्रग्स हैं वो भी सिस्टम में घुस जाते हैं। तो इसका नुकसान ये होता है कि जो है गलत तरीके से बनाए कैंसर ड्रग्स पेशेंट के लिए टॉक्सिक बन जाते हैं। और WHO ने इसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं, जैसे रैपिड अलर्ट सिस्टम बनाना, ग्लोबल बेंचमार्किंग टूल्स बनाना है ना, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट बनाई है, प्री क्वालिफिकेशन प्रोग्राम बनाया है ताकि वेरीफाइड लैब्स और इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट बनाई जा सके, GMP सर्टिफिकेशन बनाया गया ताकि मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल सर्टिफिकेट दिया जा सके, और सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाया गया एक्सपोर्ट्स के मेडिसिन के पासपोर्ट के लिए। तो ये सेफ्टी सिस्टम यूज़फुल है, लेकिन जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में मॉनिटरिंग और इन्फोर्समेंट वीक है। इस वजह से जो पेशेंट्स तक डेंजरस या फेक ड्रग्स मेडिसिन पहुंच जाती हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं, ऐसा बताया इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली कहना GI टैग प्रिवेंट कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन। क्या बेसिकली जून 2025 में मिलन फैशन वीक में जो प्राडा एक ब्रांड है उसने बेसिकली जो कोल्हापुरी चप्पल को अपने कलेक्शन में दिखाया,
बिना उनकी इजाज़त के। तो इससे जो है कल्चरल मिस अप्रोप्रिएशन का जो है एलिगेशन लगा, यानी बिना परमिशन के किसी कल्चर की चीज़ को यूज़ करना। तो जो जीआई टैग क्या होता है, बेसिकली जीआई टैग मिला हुआ है कोल्हापुरी चप्पल को, तो ये एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो किसी प्रोडक्ट को उसके स्पेसिफिक रीजन की वजह से दिया जाता है या इस यूनिक क्वालिटी की वजह से दिया जाता है। ठीक है, इंडिया में 658 जो है प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे दार्जिलिंग टी हो गई असम वेस्ट बंगाल की, ठीक है, और पश्मीना शॉल हो गया जम्मू कश्मीर के, मधुबनी पेंटिंग हो गई बिहार की, कांचीपुरम साड़ीज़ हो गई तमिलनाडु की, इनको मिला हुआ है। तो जीआई जो है एक पब्लिक प्रॉपर्टी होता है, बेसिकली कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है ना। और लीगल प्रोटेक्शन कैसे मिलता है कि इंडिया ने जो है वो ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, ट्रिप्स एग्रीमेंट, ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। उसके तहत जो है इंडिया ने जीआई टैग भी बनाया, जीआई एक्ट भी बनाया 1999, है ना। और ये एक्ट जीआई को रजिस्टर करना, अनऑथराइज्ड यूज़ से बचने और इन्फ्रिंजमेंट और पेनल्टी देने के प्रोविजंस देता है। तो इन्फ्रिंजमेंट्स कैसे हैंडल होता है कि बेसिकली अगर कोई अनऑथराइज्ड एंटिटी पब्लिक को कंफ्यूज करती है कि प्रोडक्ट्स के ओरिजिन को लेके या फेयर कंपटीशन को हार्म करती है, तो जीआई होल्डर्स एक्शन ले सकते हैं। और जीआई राइट सिर्फ उन कंट्रीज़ तक लिमिटेड होता है जहां वो रजिस्टर किए जाते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम यही दिखाई है कि इसका मतलब जो है जीआई से राइट सिर्फ उस कंट्रीज़ तक लिमिटेड है जहां तक वो रजिस्टर है, बट ग्लोबल लेवल पे ऑटोमेटिक जीआई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है, हर कंट्रीज़ में सेपरेटली अप्लाई करना पड़ता है। तो पास्ट के मिसयूज़ बताया गया है कि जैसे बासमती राइस है, उसको जैसे यूएसए ने जीआई वायलेट किया और इंडिया ने फिर उसको लीगली रोका। और टर्मरिक जो है वो उसका बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी जो है उसने पेटेंट लिया वोंड हीलिंग के लिए, इंडिया ने सक्सेसफुली कैंसिल करवाया फिर। और फिर नीम जो है, नीम बेस्ड एंटी फंगल प्रॉपर्टी भी जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है उसने कैंसिल किया, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में पहले से यूज़ होता है ये सॉल्यूशन बताते हैं कि जो है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी बना लो और एक्सपैंड करो, सर्चेबल डेटाबेस बनाओ होना चाहिए ताकि ब्रांड्स इजीली वेरीफाई कर सकें कि किस कम्युनिटी या रीजन का प्रोडक्ट है। ब्रांड कोलैबोरेशंस करने के लिए जो ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट बेस्ड सिस्टम प्रमोट करना चाहिए। तो भी ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये एक डिजिटल डेटाबेस है जो इंडिया के ट्रेडिशनल नॉलेज को, जैसे आयुर्वेदा हो गया, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, योगा, ये साइंटिफिक फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट करता है ना, ताकि जो है फॉरेन कंपनीज गलती से या जानबूझ के इंडियन जो ट्रेडिशनल चीज़ें उनका पेटेंट ना ले सकें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे FTA टू ड्राइव ऑर्डर्स फॉर मैन मेड फाइबर टेक्सटाइल सेल्स मिनिस्टर। तो इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो चुके हैं और बन रहे हैं। किस चीज़ के लिए? मैन मेड फाइबर टेक्सटाइल सेक्टर को इससे फ़ायदा होगा। और यूएस और यूरोपियन यूनियन के साथ होने वाले FTA के बाद जो है इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की उम्मीद है। और गवर्नमेंट का टारगेट है $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स का, और इसमें जो है ये ब्लेंड जो है एक मेजर रोल होगा। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ स्लिप्स टू 9 मंथ लो ऑफ 1.2%। तो इसमें वही बताते हैं कि जो है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली 2.6% की ग्रोथ हुई है इसमें, है ना। बट जो माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी बोथ सेक्टर कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर प्राइमरी गुड्स की बात करें और कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो ये भी जो है डिक्लाइन किया है। तो अभी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली बताता है जो मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी है ना, इन सेक्टर्स में कितना प्रोडक्शन किया है और पर्टिकुलर मंथ में और पिछले साल के उसी मंथ से कंपेयर करके कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हुआ है। तो इसके कंपोनेंट्स यही होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और तो ये बताता है कि इकोनॉमी की हेल्थ और मोमेंटम बताता है, और इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिसी डिसीजंस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। और इसका जो करंट जो बेस ईयर है वो 2011-12 है ना। यहाँ पे जो RBI की जो रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जून 2025 की, है ना। तो उसके बारे में है, इंडिया की हेल्थ सेक्टर इकोनॉमी के बारे में बताता है कि ग्लोबल ग्रोथ एक स्ट्रॉन्ग इंजन बना हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी जो है ग्लोबल ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग इंजन बनी हुई है, और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और जो है साउंड मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की वजह से ग्रोथ मोमेंटम बना हुआ है ना। और रिस्क बोलते हैं क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो एक्सटर्नल स्पिल ओवर्स जो भी हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक्स जो हैं, वेदर रिलेटेड डिसरप्शन जो हैं, है ना, जैसे ड्रॉट्स हो गए, फ्लड्स हो गए, जियोपॉलिटिकल टेंशन है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन की वजह से जो है पब्लिक डेट जो बढ़ रहा है। तो ये बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो वार्निंग है, देखने के लिए हैं, देखना ही होंगी। और इन्फ्लेशन का बोलते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, RBI के टारगेट के आसपास है। और तो बेसिकली और बैंक और फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में क्या बोलते हैं कि बैंक और NBFC जो है उनका बैलेंस शीट जो है वो भी अच्छा है, और NPA जो है वो डिक्लाइन हो रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है।
तो और सपोर्टिव फंड बेसिकली फाइनेंशियल कंडीशंस हैं कि फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है वो लो है, ठीक है, और कॉर्पोरेट सेक्टर की हेल्दी बैलेंस शीट की भी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को सपोर्ट कर रही है। तो ये पूरा इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर का जो है वो बर्ड्स आई व्यू देता है। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली ग्लोबल फैशन ब्रांड्स मूव स्लो ऑन ग्रीन प्रोमिसेस एज एमिशंस स्टेज हाई। तो फैशन इंडस्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल है बेसिकली 8% जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उनके लिए, और कई सारे ब्रांड्स का जो टारगेट है वो नेट ज़ीरो होने का है 2050 तक। बट जो ग्राउंड एक्शन है वो स्लो है, स्पेशली सप्लायर कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया या कम्बोडिया हो गया। और सिर्फ 1/3 जो ब्रांड्स हैं वो इन्होंने रिड्यूस किया एमिशन बाई 10% 2025 तक, और 40% ब्रांड्स जो है एमिशन जो है वो एक्चुअली इंक्रीज़ कर गया है। और कई सारे ब्रांड्स जो है वो फंड कर रहे हैं डीकार्बनाइजेशन के लिए सप्लाई चेन में, और लिविंग द बर्डन ऑन लो रिसोर्स सप्लायर्स। और कई सारे ब्रांड्स जो है फंड नहीं कर रहे हैं डीकार्बनाइजेशन का, तो जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन लो रिसोर्स सप्लायर्स को पड़ रहा है। और अगर बांग्लादेश की बात करें अगर लोन, तो $4.8 बिलियन इन्वेस्टमेंट जो है वो चाहिए होगी एमिशंस कट करने के लिए हाफ 2030 तक। और ब्रांड्स जैसे कि H&M है, ये सब जो है सपोर्ट कर रहे हैं क्लीन टेक्नोलॉजी को, बट ब्रॉडर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो क्रूशियल रहेगा रियल चेंज के लिए, ये बोलते हैं इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली इन्वेस्टर्स फ्लॉक टू यूरोपियन यूनियन एज स्टेबिलिटी कंट्रास्ट कंसर्न्स ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। तो डोनाल्ड ट्रंप के अनप्रेडिक्टेबल ट्रेड पॉलिसीज़ के चलते यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्टर्स का जो है कॉन्फिडेंस जो है बढ़ रहा है। और हाइड्रोजन फर्म के CEO हैं, उन्होंने बोला है कि यूएस सप्लायर्स पर अपना भरोसा, यूएस के जो सप्लायर्स हैं उस पर भरोसा रखना जो है वो मुश्किल है। और लेकिन यूरोप का जो है स्टेबल एनवायरनमेंट इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये अट्रैक्ट कर रहा है। तो ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स और पॉलिटिकल इंटरवेंशंस ने यूएस मार्केट को रिस्की बना दिया है, और इस वजह से $100 बिलियन जो है वो से ज़्यादा का पैसा यूरोपियन यूनियन के इक्विटी फंड्स में गया है, जबकि यूएस से बेसिकली $87 बिलियन का जो है वो फंड आउटफ्लो हुआ है। और जर्मनी में भी FDI जो है वो डबल हो गया है ना, और कुछ और जर्मन फर्म्स ने यूएस में पैसा निकाल लिया है, ऐसा बोलना है इसमें। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है बेसिकली यहाँ पे पाकिस्तान एंड चाइना में क्रिएट न्यू रीजनल ब्लॉक। पाकिस्तान और चाइना में एक नया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने पर काम चल रहा है, जो कि बेसिकली बोलते हैं कि सार्क का ऑल्टरनेटिव हो सकता है ना। और दोनों देश इस बात पर राज़ी भी हैं कि साउथ एशिया में नए रीजनल इंटीग्रेशन और कनेक्टिविटी के लिए एक नया प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। और एक रीसेंट ट्राइलेटरल मीटिंग हुई चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, जिसका मकसद दूसरे एशियन कंट्रीज़ देशों को भी इनवाइट करना था, लेकिन बांग्लादेश ने इस अलायंस बनाने की बात कर रहे हैं पाकिस्तान और चाइना, वो उसको इनकार किया है और कहा है कि मीटिंग पॉलिटिकल नहीं थी। सोर्सेज को जो है सोर्सेज बताते हैं कि इंडिया को भी नए फोरम में जो है इनवाइट होने के लिए, शामिल होने के लिए इनवाइट दिया जाएगा, है ना। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। आज थोड़ा पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, जो कि उसका साउंड नहीं रिकॉर्ड हो पाया, तो फिर दोबारा से करना पड़ रहा है, फिर मुझे लेट भी हो रहा है कहीं के लिए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी किया। बट हमने सारी न्यूज़ को डिस्कस किया। सो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।